वो अभिनेता है, वो प्रोड्यूसर है, वो इंटरनेशनल ज्वेलरी डिज़ाइनर है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो सोशल वर्कर है। बहुत सारी भूमिकाएं वो सक्सेसफुल निभा रहा है। सागर की सरजमी से निकलकर वो दुबई, सिंगापुर और कई कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ज्वेलरी डिज़ाइनर के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। और फिर जब भोपाल आते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि माँ बाप के सबसे करीब हैं, तो जैसे ही वो भोपाल आते हैं और भोपाल में उनके मेंटर, उनके बड़े भाई दीपक सिम्बल उन्हें आइडिया देते हैं कि तुम्हें तो एक्टिंग में जाना चाहिए, और वहाँ से एक आइडिया क्लिक करता है और एक इंटरनेशनल ज्वेलरी डिज़ाइनर किस तरीके से एक्टर बन जाता है वो हम अभी जानेंगे। जी हाँ, हमारे बीच हैं जाने माने अभिनेता और प्रोड्यूसर अमित सोनी, और हम उनसे जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, ये बताइए कि चूँकि आप सागर को रहने वाले हैं, तो इंटरनेशनल ज्वेलरी डिज़ाइनर का जो करियर, आप इतना अच्छा करियर था, आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे थे, आपका नाम था, तो टीवी इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग पूरी तरह से नहीं छोड़ी है, वो मेरा साइड में है। मैं आज भी करता हूँ क्योंकि वो एक क्रिएटिविटी वाला फील्ड है, दोनों एक क्रिएटिव फील्ड है। बट यस ऑफ कोर्स मुझे अगर बात करें एक्टिंग की, तो बचपन से ही मेरा बड़ा उसमें इंटरेस्ट था, पर कुछ राह नहीं थी कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जब मैंने ज्वेलरी के बाद एक बनना चाहिए कि मुझे एक बार एक ऐसा फील आया कि बीच में यहाँ पे सावधान इंडिया का कुछ ऑडिशंस चल रहे थे, तो उस वक्त मैंने जाके देखा, मैंने कहा एक बार अपने आप को परखते हैं, तो वहाँ सिलेक्शन हुआ मेरा। इसके अलावा मेरे एक बहुत अच्छे, जैसे बताया कि गोविंद नांदी जी मेरे गुरु हैं, दीपक सिमल जी हैं, वो भी काफ़ी मेरे मतलब गुरु ही हैं, मेरे मेंटोर हैं वो। तो उनका भी एक सीरियल था एनआरआई दूल्हा, मैंने वो भी किया। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस फील्ड के लिए हूँ, और उस वक्त मैं अपनी ज्वेलरी में बहुत पीक पोजीशन पे चल रहा था। तो मेरी फैमिली ने भी मुझसे पूछा कि तुम कर पाओगे क्या। तो मैंने कहा मैं अपने आप को 6 महीने का वक्त दूंगा, अगर मुझे लगा कि शायद मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ तो ज़रूर ट्राई करूँगा। फिर मैंने आलोक दादा के पास कुछ वक्त थिएटर किया, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, पर उनके साथ कुछ वक्त उनका बहुत अच्छा साथ रहा मेरे लिए, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। फिर मैं करके दोबारा मुंबई रिटर्न हुआ, और बाबा जी की कृपा से मुझे कंटिन्यू काम मिलता रहा। पहला शो कौन सा था जिसमें आपने कैमरा फेस किया, अगर हम बात करें? अगर हम बात करें तो सबसे पहला था हमारा सावधान इंडिया, जी। उसके बाद था एनआरआई दूल्हा, उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन जो कभी फिल्म बनी थी जो आ नहीं पाई किसी कारण से, सत्ता परिवर्तन की। उसके बाद ना हारेंगे हौसला हम, बेटा भाग्य से बिटिया सौभाग्य से, सलाम इंडिया, ये है मोहब्बतें से मुझे एक बहुत नई पहचान मिली। तनेजा का रोल जी, निभाया उसमें नेगेटिव रोल था, तनेजा का रोल था, जिससे लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद फिर मैंने सोनी लिव की एक जानवी वेब सीरीज़ की, खलिश सॉन्ग किया, और अभी भी मैंने लेटेस्ट एक सॉन्ग प्रोड्यूस भी किया है जिसमें मैंने 22 सेलेब्स ली हुई हैं। और ये मैंने अपने देश के लिए और एक कमर्शियल उसके लिए नहीं किया है, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। और जो लोग जैसे आज मीडिया है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, ये लोग जो अपना काम जो इन्होंने लॉकडाउन के बीच में किया, ये उनके लिए समर्पित था। तो जैसे आपने बताया कि जहाँ लॉकडाउन में तमाम निगेटिविटी की बातें आ रही थी, और बॉलीवुड में शायद ये कहीं ये साल अच्छा नहीं रहा, पहले ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, अब सरोज खान, बड़ी नामी कोरियोग्राफर हमारे बीच नहीं रही, तो तमाम निगेटिविटी थी, डिप्रेशन चल रहा था लगातार, कोरोना की महामारी पे जिस तरीके से मीडिया और तमाम लोगों के बीच में चल रहा था, तो ये कैसे आइडिया आया जिसमें आपने जो अपने सारा हिंदुस्तान जो बताया, ये तमाम बड़े बड़े कलाकारों को एक साथ एक मंच पर लाना और वीडियो इसको कंपाइल करना? सबसे बड़ी बात तो ये बहुत टफ था, क्योंकि आप घर पे बैठ के ये सब शूट नहीं कर सकते। पर एक बार क्या हुआ, सुबह उठ के मैंने देखा 3-4 दिन लगातार हो गए थे, जितनी भी हम न्यूज़ चैनल्स देख रहे थे वो लोगों ने, मतलब बोलना चाहिए भले ही वो सच दिखा रहे थे, बट सुबह से शाम तक उसी तरह की न्यूज़। तो देख के लगा कि पूरे टाइम ना डिप्रेशन आ रहा है लोगों के अंदर, टेंशन आ रहा है। तो मुझे एकदम, मैंने गौरव को फ़ोन किया जो उसके सिंगर भी हैं, मैंने कहा यार एक ऐसा सॉन्ग बनाया जाए जो हमारी तरफ से, जैसे हर इंसान अपना एक दायित्व निभा रहा है, मीडिया अपनी दायित्व निभा रही है, पुलिस अपना दायित्व निभा रहा है, तो अपन को भी एक सॉन्ग ऐसा बनाना चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत हो और जिसको देखने के बाद आदमी ना हैपनिंग हो जाए। तो फिर मैंने पूरी सेलेब्स से बात करी, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ थी। फिर ये, मैं वो उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर ये सॉन्ग जो है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो रहा था, पर उन्होंने उस वक्त बोला कि नहीं, इसमें से मोदी जी को हटा दीजिए। शायद वो कुछ उनका बीजेपी कांग्रेस का रहा होगा, पर मेरे लिए तो प्राइम मिनिस्टर वाली बात थी। तो फिर मैंने उसको
9XM से लेकर काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स पे इसको फिर लॉन्च किया। सोनू सूद भी उसमें नजर आ जी रहा है। बिल्कुल, सोनू सूद जी ने मेरे को सपोर्ट किया। मैंने सोनू सूद जी को कॉल किया, मैंने उनको मैसेज किया, सर ये सॉन्ग है, ये चीज़ें हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप मेरे साथ हो सके तो उस वक्त सोनू सूद बहुत बिजी चल रहे थे, क्योंकि उस वक्त वो पूरे सोशल वर्क में लगे हुए थे। बिल्कुल, तो उन्होंने फिर भी बोला कि यार अमित, मैं तेरे को फुटेज प्रोवाइड कर देता हूँ, लिपसिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लिपसिंग करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो पर उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, उनको पसंद आया सॉन्ग। और इसके अलावा आपने देखा होगा इसमें भाभी जी घर पे हैं कि जो रोहितोष गौर जी हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, तो काफ़ी अच्छे काफी जो कलाकार हैं। बहुत अच्छे उन्होंने मतलब सपोर्ट किया उन्होंने। हालांकि मुश्किल बहुत था, क्योंकि आपको एक सॉन्ग के अंदर उन सेलेब्स को इकट्ठा करना, उनकी फुटेज हाई रेजोल्यूशंस में बुलवाना, आप कभी लैंडस्केप की जगह उन्होंने पोर्ट्रेट मोड पे भेज दिया, एक्सप्रेशंस, लिप सिंक, बहुत सारी चीज़ें होती, फिर उनकी एडिटिंग करना, तो थोड़ा ये बोलना चाहिए कि मेरा लॉकडाउन उसमें चला गया उसमें। जैसे अमित जी आपने बताया सागर से आप बिलोंग करते हैं, गोविंद जी आपके गुरु भी हैं, मेंटोर की बात की आपने जी, दीपक सिमल जी। जी की, मुकेश तिवारी जी, आज ये दोनों इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन दोनों ही कलाकारों ने बाकायदा एक ट्रेनिंग ली थी थिएटर जी, से, जी, जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहे। क्योंकि आपने बगैर किसी ट्रेनिंग के इंडस्ट्री में कदम रखा, आपका एक अलग फील्ड था, आप इंटरनेशनल ज्वेलरी डिज़ाइन थे, उसमें आप बड़ा आपका नाम था, तो कितना टफ रहा? क्योंकि एक बगैर गॉडफादर के इंडस्ट्री में एंट्री लेना मुश्किल है, आप तो उसमें इंडस्ट्री में अपने आप ने पहचान बनाई। ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, तो हमें 5 से 10 साल किसी भी इंडस्ट्री को देने होते हैं। तो ये बात मैं ये नए लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि जब वो ये सोचते हैं कि हम हमारा सिर्फ फेस अच्छा है या हमारे पास 5000 10,000 लाइक्स आ गए तो हम इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में जाना और ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं लौट के आया और आलोक दादा के साथ फिर मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया। अब आती है कि मुझे काम कैसे मिला। मुझे इरफान खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि चंद्रकांता उन्होंने किया था, बहुत पुराना जो उनका था, दूरदर्शन पे आता जी। तो इरफान खान साहब ने बोला कि मैं सीरियल इंडस्ट्री से बहुत सीखा हूँ। तो नो डाउट मैंने जो थिएटर में थोड़ा वक्त गुजारा, जो सीखा, पर जब मैं इंडस्ट्री में काम करता रहा, तो आज जब आप कुछ काम प्रैक्टिकली करते हैं और जब आप उसको थिएटर में करते हैं, ये मेरा पर्सनल मतलब ओपिनियन है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप सीरियल इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते चले जाते हैं, तो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, जो वर्क प्रेशर होता है, उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। राइट। तो आपने बोला कि वर्क प्रेशर से ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें, वो भी टीवी इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री में आए और धोनी और लगातार फिर एक अपना धोनी फिल्म के बाद तो लगातार उन्होंने फिल्म की इंडस्ट्री मुकाम बनाया, लेकिन उनकी मौत क्या लगातार जिस तरह की बातें उठ रही है नेपोटिज्म की, और एक बॉलीवुड का जो कहें कि पर्दे के पीछे काला सच उजागर कर दिया लगातार, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री के माफिया की बात हो रही है, चाहे एक्टिंग में हो रही है कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता, कुछ एक लॉबीज़ है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद इस इंडस्ट्री से आते हैं? देखिए, सुशांत सिंह के लिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, लोगों ने पहले एक विचार ही बना लिया कि उसने सुसाइड किया, तो पहले तो वो गलत है। सुशांत सिंह 2 तरीके से मरा है। पहला मरा है वाकई वो नेपोटिज्म से, वाकई जब उसको बाइकआउट किया गया। जो आपको पता होगा, भट्ट कैंप अलग चलता है, यशराज वाला अलग चलता है, धर्मा, सबके ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जब रणवीर सिंह को मूवी दी गई और सुशांत को उन मूवी से निकाला गया, तब उस पर प्रेशर आया। पर वो एक साइंटिस्ट था, वो एक बंदा इंजीनियर था, वो सीरियल इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आया था, स्टार बना था, तो वैसा इंसान सुसाइड नहीं कर सकता था। और केदारनाथ एक फिल्म आई थी और उसके भी काफ़ी टीम के लोग थे जो मेरे और सुशांत के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हैं। उनका कहना भी था कि सुशांत सुसाइड कर ही नहीं सकता है। 56 सिम कार्ड्स उसने चेंज किए। हम सिम कार्ड कब चेंज करते हैं? जब हमारे ऊपर कोई धमकी देता है या चीज़ों करता है। सेकंड थिंग, आपने देखा होगा कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसको काला कपड़ा पहनाया जाता है, क्योंकि अगर वो उसको हैंग किया जाता है तो उसकी आंखें, उसकी जीभ, ये सब बाहर आ जाती है और इतना प्रेशर होता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वी मार्क, यू मार्क आपको पता होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी, जो क्राइम ब्रांच में है, उन्होंने बोला कि कोई भी सिम्टम्स इस तरीके के नहीं है, पर लोगों ने मान लिया कि उसने सुसाइड किया। तो वो आदमी की सोच में आ गया कि उसने सुसाइड किया, सुसाइड नहीं किया। फिर आती है बात नेपोटिज्म की। लोगों को अभी नेपोटिज्म में और ग्रुपबाजी, इसमें अंतर नहीं पता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी इंसान ने 20 साल 25 साल एक एम्पायर खड़ा किया है, तो कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को ही एम्पायर देगा ना। तो वो उसको आप नेपोटिज्म का नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हैं कि किसी का कोई फेवरेट है या कोई ग्रुप का हिस्सा है, तो दूसरे की फिल्म छीनना गलत है। पर आधे से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, बाइकआउट करो, इसका बाइकआउट। पहले आप उसका एक
कॉज समझिए तो सही कि क्या है एक्चुअल में। जैसे आपने बात की कि ग्रुपिज्म की बात हो रही है या नेपोटिज्म की बात हो रही है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि ये जो सुशांत का केस हुआ, सुशांत की मौत के बाद, हम उसको नहीं कहते कि वो सुसाइड है या मर्डर है, मौत हम कहते हैं कि उसकी मौत के बाद, लेकिन लगातार एक हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है, जो खासकर इंडस्ट्री का ग्लैमर जिनको अट्रैक्ट करता था, कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं, शायद पेरेंट्स या खुद से भी जो कॉन्फिडेंस होता है कि जो छोटे छोटे गाँव से जो लोग रोज़ मुंबई पहुँचते हैं सपना लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इससे? क्या सुशांत की मौत के बाद क्या यंगस्टर उस तरीके से जो एकदम माया नगरी की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, वो रेशियो वैसा ही रहेगा या कुछ उसमें कमी आएगी? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जिसमें प्रेशर नहीं होता? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जिसमें लोगों ने सुसाइड नहीं किया? डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अगर आप अपने माँ बाप से बात करते हैं, आप अपने परिवार से बात करते हैं, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आप उनसे दिल की बात शेयर करते हैं। जब आप दिल की बात शेयर करते हैं तो कभी भी, देखिए आजकल पेशेंस कम है, डिप्रेशन जल्दी आता है, क्योंकि हम लोग गैजेट्स में घुस गए हैं। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। डिप्रेशन वहाँ से आता है। अब आती है बात इंडस्ट्री में लोग जाने से डर रहे हैं। देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, अगर आप काबिल हैं तकलीफ़ ज़रूर आएगी। सुशांत भले ही उसका मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, उसके पास अभी भी 2 साल तक फिल्में थीं। ऐसा नहीं था कि उसके पास काम नहीं था। बिल्कुल। ऐसा आप हो सकता है आप सलमान या शाहरुख खान ना बन पाए, पर आप ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे स्टैंड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी, अगेन मैं बोलूँगा, अपब्रिंगिंग अच्छी है तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं। अमित जी, जैसा कि आपका बैकग्राउंड जो है, आपके पिताजी जो हैं बैंक सर्विस में रहे, रिटायर हुए, वो बड़े साहित्यकार भी हैं, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा डिक्शन में, खासकर प्रोनाउंसिएशन में जब आप बोलते हैं स्पीच या वो चीज़ें, क्योंकि आपकी हिंदी बड़ी शुद्ध है, तो कितना फ़ायदा मिला आपको? या पापा जी से कभी बातचीत होती है अपने एक्ट को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर? अभी पूरे लॉकडाउन के अंदर, जैसे मैंने बताया कि मैंने ये सॉन्ग में वक्त दिया, वैसे ही मैंने अभी पापा की जो नेक्स्ट बुक आ रही हैं, 2 बुक, उस पर पूरी स्टोरीज़ पे हमारा डेली डिस्कस होता था। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हमने भी जिसको डिस्कस किया और उसके बाद वो लिख रहे हैं। डिक्शन की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बुंदेलखंडी में भी बात करता हूं, हिंदी में भी बात करता हूं, पर मैं हिंदी में बात करना इसलिए पसंद करता हूं, मातृभाषा है। मेरे फादर की बहुत अच्छी हिंदी है, मैं तो खैर उनके जैसा नहीं बन सकता हूं कभी, और मुझे लगता है कोई भी बच्चा अपने फादर जैसा नहीं बन सकता, वो हमेशा बेस्ट होते हैं। हम उनसे कुछ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं बस, बाकी तो उससे बहुत अंतर पड़ा है। और इवन मेरी जो वेब सीरीज़ आई थी जानवी का जो कंक्लूजन था, जो लास्ट का जो सीन चेंज हुआ, मेरे फादर, क्लाइमैक्स मेरे फादर ने चेंज किया था, तो उनसे बहुत हेल्प मिलती है। और सच कहूँ तो इंडस्ट्री में सिर्फ पेरेंट्स की वजह से ही मैं आज खड़ा हूँ। आप लगातार वीडियो एल्बम भी कर रहे हैं जी। एक्टिंग के साथ, आप बिहाइंड द कर्टन भी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हाँ। तो कैसे ये दोहरी भूमिका कैसे निभा रहे हैं? देखिए मैं एज एन एक्टर ही काम करता हूँ, पर कुछ मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स लगते हैं। जैसे अभी मैंने खुदा मिला प्रोड्यूस किया है, तो खुदा मिला भी मैंने अभी मलेशिया शूट किया, फिर भोपाल में आके शूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, तो मैंने इसके लिए प्रोड्यूस कर दिया। सारा हिंदुस्तान था। और दूसरी बात ये, मेरे पास टीम बहुत अच्छी है। जैसे कैलाश खेर जी के ग्रुप के जो लोग हैं, वो म्यूज़िक वाला पार्ट मेरा संभाल लेते हैं, और काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इस इंडस्ट्री से हैं, तो मेरे पास एक सर्किल अच्छा बनता चला जा रहा है। तो जो चीज़ नॉर्मली एक आदमी प्रोड्यूस करने जाता है तो उसको बड़ी दिक्कत जाती है, मेरे लिए क्या है, ऊपर वाली कृपा से ग्रुप और आप जैसे अच्छे दोस्त मिलते जाते हैं, काम होता चलता चला जाता है। आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी किए हैं जी। जनरली एक चैलेंजिंग होता है, एक डर भी होता है एक्टर को कि किसे कहें कि बिल्कुल कॉपीराइट हो जाएगा या उनका कास्ट वो फिक्स हो जाएगी कि नहीं यही रोल करता है। आपने परम अवतार श्री कृष्ण भी किया, और भी 2-1 सीरियल्स आपने किए, श्रीमद् भागवत किया। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह का उसके लिए तैयारी की? वो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। उसमें सबसे ज़्यादा एक फ़नी चीज़ बताऊँगा, डिफ़िकल्टीज होती थी जब आप भरी गर्मी में, आप इतनी तेज़ गर्मी है, और जब आप अपने नेकेड उस पर रह के, मतलब आप अपने अपर नेकेड होके आप उस पर जब हैवी ज्वेलरीज पहनते हैं, इतने बड़े बड़े मुकुट पहनते हैं, तो सच बताऊं मैं आपको, डायलॉग तो ठीक है, आधा ध्यान मुकुट की तरफ रहता है तो वो बड़ा रहता था। खैर अब बात करते हैं कि मतलब माइथो की, मेरे को माइथो में मज़ा बहुत आता है, मुझे माइथो से बहुत लोग पसंद भी करते हैं। बट जो आपने बोला, मुझे फिर लोग मजाक में अग्निदेव बोलने लगे थे, क्योंकि बार बार वो अग्निदेव जैसे आए, अरे अग्निदेव की जय हो, तो फिर मुझे भी लगा कि, और मेरा माइथो में जाना वैसे भी मोटिव नहीं है, एक एक्टर को सभी चीज़ करना चाहिए, तो मैंने माइथो भी किया, और उसके बाद लगातार मुझे माइथो के ऑफर आने लगे, आज भी आते हैं, पर मैंने माइथो को थोड़ा सा अभी रोका हुआ है,
क्योंकि मैं कुछ और भी अच्छे बड़ी प्लानिंग चल रही है मेरी। अभी एक और वेब सीरीज़ आ रही है, टैक्सी करके आ रही है, और जो 2 और वेब सीरीज़ कर रहा हूँ वो भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से लॉन्च होनी है। तो मैं अभी वेब सीरीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाला वक्त भी फिल्म से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म पर रहेगा। राइट, लगातार सारी फिल्में, और सुशांत की भी आखिरी फिल्म दिल बिल्कुल बेचारा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं जानता हूँ अमित जी की टीवी आपने कर लिया, वेब सीरीज कर रहे हैं, आपने बताया माइथोलॉजिकल कर लिया, हर तरह कैरेक्टर निभा लिए, वीडियो सॉन्ग भी कर लिए, अब बिग स्क्रीन पे कब? बिग पिक्चर स्क्रीन मैं लॉकडाउन के पहले ही कर रहा था, साउथ में भी कर रहा था, और वो भी पैरेलल लीड कर रहा था। नाम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ऑफिशियली अभी मना किया हुआ है, वो पोस्टपोन हो गई है। बट अब वो भी मुझे लगता है शायद OTT में ही होगी, क्योंकि अब जो वक्त कोरोना की वजह से आ गया है, और लोग इन 3 से 4 महीने के अंदर नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे, हॉटस्टार पे इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो हज़ारों रुपए खर्च करके अब थिएटर नहीं जाएंगे रिस्क लेकर। तो ये सब चीज़ें अभी आप आने वाला वक्त देखिएगा, एटलीस्ट साल 2 साल तक तो आप ये मान के चलिए थिएटर्स बंद रहेंगे, OTT प्लेटफॉर्म पे ही अब चीज़ें होंगी। तो जो बड़ा सिनेमा था वो वेब सीरीज़ में शिफ्ट हो रहा है, और OTT प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो रहा है। फिटनेस को लेकर आप बड़े क्रेजी हैं और लगातार वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं, तो किस तरह का रूटीन रहता है? किस तरह, भोपाल में अभी आप मुंबई से इन दिनों, तो किस तरह आपका रूटीन रहता है? मेरा अभी रूटीन बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरे लिए जिम बंद है, और जिम मेरी वीकनेस है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले जब इंडस्ट्री में आया था तो मेरा 92 अराउंड केजी मेरा वेट था, फिर मैंने उसको 76 केजी तक किया। तो वो जो एक था, और उसके बाद मेरी जो फिल्म आई शुद्धि, जिसके लिए अभी करीब 7 जगह नॉमिनेट भी किया गया और अवार्ड भी मिले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल, उसके लिए फिर मैंने 12 किलो वेट बढ़ाया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मैं जब वहाँ रहता हूँ मुंबई में, तो करीब 5 किलोमीटर मॉर्निंग और 5 किलोमीटर इवनिंग वॉक करता हूँ रात को, और 2 से ढाई घंटे मेरा वर्कआउट होता है, जो अभी बंद है तो थोड़ा सा वो। अदरवाइज़ फिटनेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये जो शरीर है आपका संसार होता है, अगर आपने इसको फिट नहीं रखा तो दुनिया में आप कोई भी चीज़, कितना भी पैसा कमा लें, पर आपकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं रहेगा। जो लोग जैसे हम कहें कि एक दूसरा अलग बैकग्राउंड था, फिल्मी कोई बैकग्राउंड नहीं था, साहित्य से जरूर आपके पिताजी का जुड़े हुए हैं, तो साहित्य से आप में आपकी दिलचस्पी है, तो उस अलग बैकग्राउंड से आप फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में और अब फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम बना रहे हैं, तो जो नए लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी करके आए? क्योंकि आप बिल्कुल एक नए गए थे, लेकिन आज शायद इंडस्ट्री में इतने समय में आपने काफ़ी कुछ सीखा है कि भाई इस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो मध्य प्रदेश के खासकर युवाओं को? देखिए, सबसे पहले अगर मैं आज बात करूं, कोई भी एक्टर को आप उठा के देखें, जैसे मैं विद्युत जामवाल से बड़ा वो रहता हूं, मतलब इंस्पायर रहता हूं। विद्युत के साथ मैंने शोज़ भी किए हुए हैं विद्युत जामवाल जी के साथ। और आप किसी भी XYZ एक्टर को उठा के अगर आप देखेंगे, तो आज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल में जाते हैं, 5 से 7 साल 10 साल देते हैं। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो अपनी अच्छा थिएटर करें, डांस सीखें, एक्टिंग स्किल्स पे ध्यान दें, स्पीच पे ध्यान दें। आप काबिल बन के किसी भी इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये 2 चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप उनको करके जब इंडस्ट्री में आते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है, मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, हज़ारों लोगों में से कुछ लोग ही होते हैं जो एकदम जाके जिनके स्टार्स चमक जाए। उस भरोसे मत जाइए, क्योंकि इंडस्ट्री का सिस्टम चेंज हो चुका है। आज जब आप जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल बैकअप बहुत चाहिए। मुझे पता है कि अगर मैंने थिएटर नहीं किया तो मेरा पैसा भी उसमें बहुत गया है, जो मैंने अर्न किया है उसको बर्न भी किया है। और जब आप वहाँ पर रहते हैं तो आप अगर प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो आप कैसे किसी जगह पे ऑडिशन देने जा सकते हैं? तो आपको फाइनेंशियली आपको बहुत परफेक्ट होना चाहिए। आपके पास भले ही कोई मेंटोर ना हो, बट यस, आपको कोई ना कोई एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको बताए। हालांकि मेरे पास मेरे गोविंद आनंद जी थे, बट उनको भी ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं इंडस्ट्री में आने वाला हूँ। मैंने चुपचाप अपनी तैयारी की और मैं आ गया। एनीवेज, तो मेरा ये कहना है कि जितने भी जो नए लोग हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन पूरी करें, थिएटर करें, काबिल बनाएं। उसके बाद अगर आपके पास 1 से 2 साल का मिनिमम बैकअप है तब आप मुंबई जाएं, वरना मत जाएं। वरना क्या होता है, हम बड़े सपने को लेकर जाते हैं और वापस आने के बाद उस एक डिप्रेशन में जीने लगते हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़े सपने पाल लिए होते हैं। प्रैक्टिकल रहें, पेशेंस रखें। और अमित जी, चूँकि जो बात हो रही है लगातार डिप्रेशन की, जो सोशल मीडिया पे तमाम एक्टर शेयर कर रहे हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, तो आपको लगता है कि जो ग्लैमर की चकाचौंध दुनिया है और जहाँ कहा जाता है साथ से पार्टीज करते हैं, शूट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो राइवल हैं एक दूसरे? हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, हम लोग सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं
कि कोई भी वैलेंटाइंस डे है, मदर्स डे, फादर्स डे जो लोग मनाते हैं, आप अगर मेरे अकाउंट में जाके देखेंगे, मैंने आज तक कभी फादर्स डे मदर्स डे के कोई शेयर नहीं किया कुछ भी, क्योंकि एवरी डे इज़ फादर्स डे, एवरी डे इज़ मदर्स डे। आप उनको क्या एक दिन के अंदर सेलिब्रेट करोगे? हम सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो गए हैं, हमारे हज़ारों फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, पर अगर कोई आपका पर्सनल दोस्त अगर आपको कॉल करता है तो आप उसके लिए वक्त नहीं निकालते हैं। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ मतलब के साथ हो गए हैं, जुड़ गए हैं, इसलिए भी ये दिक्कत है। अभी जैसे मैं आपको सोशल मीडिया की बात करूं, अभी चल गया है टॉक टू मी। मैंने एक जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने वो इसीलिए बनाया था। अभी टॉक टू मी के बाद क्या हो गया है, लोगों ने मुझे ऐसे मैसेजेस किए कि आप भी बहुत अच्छा इंडस्ट्री में कर रहे हैं, आप कभी सुसाइड मत करिएगा। तो मैं क्यों सुसाइड करूंगा भाई? मतलब ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, ऐसे कॉल्स आए, अरे अमित कभी कोई डिप्रेशन हो तो मुझसे बोलना। तो मुझे लगा 3 साल तक आप कहाँ थे, 4 साल तक आप कहाँ थे? और कोई भी इंसान को आप अगर 5 बार 10 बार बोलेगा तो उसके मन में नहीं आ रहा होगा दिमाग, तो दिमाग में आएगा कि आदमी सुसाइड कर ले। दूसरी बात होती है, आप बोलते टॉक टू मी। आप कैसे बोल सकते हैं टॉक टू मी? आप किसी से कुछ जानते नहीं है। अगर आप किसी को बोल देना कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप देखिए वो दूसरे दिन से फ़ोन उठाना बंद कर देगा। आप किसी को बोलिए कि मुझे तकलीफ़ है, 3 दिन बाद अगर 2 बार 3 बार आप बोलेंगे तो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। इंसान प्रैक्टिकल बहुत हो गया है। आप हमारे जो फादर हैं, आपके और मेरे जो फादर हैं, उनके जो दोस्त हैं, आप देखिए उनको, आज भी वो उनसे जुड़े हुए हैं, बिना मतलब के जुड़े हुए हैं। जब कोई दोस्ती बिना मतलब की होती है तो आगे तक होती है। और टचवुड मेरे पास तो मैं बोलता हूँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे दिल में कोई बात होती है मैं उनसे शेयर करता हूँ, वो लोग मुझसे शेयर करते हैं। और बचपन से लेकर स्कूल फ्रेंड्स से लेकर कॉलेज तक के हर दोस्त मुझसे जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी में कोई टीचर की या पेरेंट्स की या किसी शख्स की कोई ऐसी बात जो इंडस्ट्री में आपके बहुत काम आई? मैं उससे पहले बोलूँगा कि मेरा सबसे बड़ा गुरु मेरा वक्त रहा है, क्योंकि मैंने जब डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जितनी कंट्रीज़ में काम किया, एज आई टोल्ड यू, मतलब आई वाज हैंडलिंग यूएस, यूरोप, हांगकांग, चाइना, और काफ़ी जगह मेरी पोस्टिंग भी रही, मतलब ओमान, दुबई। तो मैंने जो सीखा है, नो डाउट आपके पेरेंट्स और सब गुरु होते हैं, मेरे वक्त ने मुझे बहुत सिखाया। क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि सक्सेसफुल इंसान है, पर उसके पीछे उसने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी तकलीफ देखी। बैरसिया जैसी जगह से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद फिर मैंने गुजरात से स्टडी करी, और जिस कॉलेज में जाने में मुझे डर लगता था कि यार मैं इतने बड़े कॉलेज में कैसे सब सर्वाइव कर पाऊँगा, वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट होके निकला। तो जब आपका वक्त होता है वो सबसे बड़ा गुरु होता है। अब आती है बात कि आपका सवाल था कि मेरे फादर या मेरे गुरु इन सब चीज़ें, मुझे लगता है कि सबकी हर बात कुछ ना कुछ मुझे इंस्पायर करती है, आप ही क्यों ना हो। तो ऐसी कोई एक बात नहीं बोल सकता हूँ। पापा की एक चीज़ है जो मैं अपने जहन में रखता हूँ, कभी भी कोई भी काम ऐसा मत करना कि मन में तकलीफ़ हो, और कभी ऐसा भी मत करना कि दूसरे को तकलीफ़ हो। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि कभी किसी को चीट ना करूँ, किसी भी गलत तरीके से अपने सक्सेस में को हासिल ना करूँ। जो करूँ अपने दम पे करूँ, और आज तक बाबा जी की कृपा से जो किया है अपने दम से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से किया है। बिल्कुल, हम सबकी दुआएं हैं कि ऐसे ही आप इंडस्ट्री में मुकाम बनाते जाएं और पेरेंट्स और मध्य प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो जैसा अमित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वक्त से काफ़ी कुछ सीखा है और वक्त इंसान को काफ़ी कुछ सिखा देता है, तो उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री की बात की और अपने पूरी एक जर्नी को शेयर किया, किस तरह भोपाल, सागर, फिर भोपाल से इंटरनेशनल, जिस तरह वो अलग अलग कंट्रीज़ में रहे, चाहे वो दुबई की बात करें, ओमान की बात करें, सिंगापुर की, एक इंटरनेशनल ज्वेलरी डिज़ाइनर के रूप में पहचान बनाई और अब एक अभिनेता और प्रोड्यूसर के रूप में इंडस्ट्री में अपनी पैठ बना रहे हैं। तो हम स्वदेश न्यूज़ की ओर से यही दुआ करते हैं कि वो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, लोगों का मनोरंजन करते रहें। स्वदेश न्यूज़ में फिर एक और पर्सनालिटी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।